Everyone, so welcome to the solutions of the MCQ part of the quantitative ability part section of IPMAT 2023. So there were 30 questions in all. मैं वापस वही strategy लूंगा. What question should have been attempted first? In the short answer type video, I have already given you the idea about the sectional cutoff, the ideal number of attempts to be taken, what should be the ideal score so that you land up at a safe zone. So everything was discussed in short answer type section, right? So now we'll straight away come to the solution of this. And again, I'll take up those questions in the first round, which were manageable easily. And then in the second round, I'll complete the remaining questions. So इसमें जो पहला question था probability का. If a three-digit number is chosen at random, what is the probability that it is divisible neither by 3 nor by 4? Easy question था, 100% करना चाहिए था. अगर मैं 3-digit numbers की बात कर रहा हूं तो हाईएस्ट 3-digit नंबर कौन सा है? 999. ठीक है. और लोएस्ट 3-digit नंबर कौन सा है? 100. तो एक काम करते हैं, इससे जस्ट पहले वाला जो 2-digit नंबर है 99, लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज 99, ये ले लिया मैंने. ठीक है. सो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 अगर मुझे निकालना है, सो 999 तक कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल है? डायरेक्टली डिवाइड 999 बाई 3. एंड 99 तक कितने नंबर्स होंगे? डायरेक्टली डिवाइड 99 बाई 3. ये आ जाएंगे नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3 बट विच आर 3-digit नंबर्स. सो ये कितना हुआ? 333 minus 33 which is equal to 300. That's it. Number of numbers which are divisible by 4 similarly निकालना हो तो कितना हो जाएगा? वापस 999 divided by 4 minus 99 by 4. सेम लॉजिक. मुझे क्योंकि 3-digit नंबर से चाहिए था और 4 से डिविजिबल, तो मैक्सिमम कितना टाइम जा रहा है? लेट्स सी. वैसे तो 996 नंबर है जो 4 से डिविजिबल है. ठीक है. लेकिन फिर भी अपन देख लेते कितना टाइम जा रहा है. ये 4 to 8, 1944 16, 39 49 36. So 249 numbers are there up to 999 which are divisible by 4, and similarly up to 99 there are 24 numbers which are divisible by 4 because 24 into 4 is 96. Total कितना है यहाँ पर? 225. ठीक है. Now और जो नंबर 12 के मल्टीपल्स थे उसको मैंने 3 के केस में भी कंसिडर कर लिया होगा, 4 के केस में भी कंसिडर कर लिया होगा. मतलब मल्टीपल्स ऑफ 12 हैव बीन कंसिडर्ड ट्वाइस, है ना, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है. सो नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 12 क्या हो जाएगा वो भी निकाल लेते हैं. सो 999 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 12 वो कितना है? सो 12 8 96, यहाँ पे बचेगा 39, 12 3 36, 83 numbers are there, and here 12 8 96 which is equal to 75. So how many numbers are there which are divisible either by 3 or by 4? I again repeat, either by 3 or by 4. So क्या हो जाएगा? Number of numbers which are divisible by 3 और 4 की अगर मैं बात करूं तो number of numbers divisible by 3 ले लेते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 ले लेते हैं. लेकिन इसमें से क्योंकि 12 के मल्टीपल्स 2 बार काउंट हो गए थे, सो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 12 को मैं माइनस कर देता हूं. वो कितने हैं? 75. सो ये काउंट कितना आ रहा है? टोटल 450. नाउ वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स कितने होंगे? 900. बिकॉज यू वुड देखो अप टू 999 देयर आर 999 नंबर्स, 999. अप टू 9 देयर आर 99, देयर आर 99 नंबर्स. सो अब जो बीच के 100 से लेके 999 वो कितना हो जाएगा? 900 नंबर्स. सो टोटल 900 नंबर्स में हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 और 4? 450. So how many of them will not be divisible by 3 or 4? Again 450. Out of 900, 450 numbers चले गए. So therefore probability of choosing a number which are neither divisible by 3 and neither divisible by 4, यही तो चाहिए. Not divisible by 3 nor by 4, यही चाहिए मुझे. वो कितना हो जाएगा? Simply 450 divided by 900, that is equal to half. So the correct answer to this question is half. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 4 पूछा गया था. हमने डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4 निकाला विच इज 450. देयरफॉर मैं यहां लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, नॉट डिविजिबल बाय 3 nor by 4 would be how much? टोटल 3-digit नंबर में से 450 माइनस कर दिया which is equal to 450.
दैट इज वाई योर आंसर इज हाफ। ठीक है, सो इजी था, बिल्कुल करने लायक था, वन शुड हैव गॉन इन द फर्स्ट राउंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A goldsmith bought a large solid golden ball at INR 10 lakh and minted it to make a certain number of solid spherical beads such that the radius of each bead was 1/5 of the radius of the original ball. ठीक है, assume that the cost of making golden beads is negligible, तो उसका cost consider करना नहीं है। If the goldsmith sold all the beads at 20% discount on the listed price, ठीक है, and made a total profit of 20%, then the listed price of each golden bead in INR। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं हमें कितने गोल्डन बीड्स मिले। सो जो लार्ज गोल्डन सॉलिड गोल्डन बॉल हमने खरीदा था, जो बॉल लिया था, लेट्स से उसका रेडियस r है। सो कैन बी से 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एंड लेट्स से आउट ऑफ दिस लार्ज गोल्डन बॉल हमने n गोल्डन बीड्स बनाए, और उन बीड्स की जो रेडियस है उसको मैं क्या मान लेता हूं, r/5, क्योंकि कितना है, 1/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल। सो n इंटू 4/3 पाई क्या हो जाएगा, r/5 का क्यूब। ठीक है, क्या किया हमने, हमने टोटल वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बॉल मस्ट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गोल्डन बीड्स टुगेदर, क्योंकि वॉल्यूम कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, आपने मेल्ट करके ही बनाया है। सो यहां पर लेट अस फाइंड आउट द n। सो ये 4/3 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 5 क्यूब विच इज इक्वल टू 125। ओके, नाउ ये जो 125 गोल्डन बीड्स बने थे, इस पे मुझे टोटल 20% प्रॉफिट चाहिए। टोटल कॉस्ट कितना था, 10 lakhs। सो देयरफॉर टोटल सेल्स, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 125 गोल्डन बीड्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स ऑफ 10 lakhs विच इज नथिंग बट 12 lakhs। ठीक है, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन गोल्डन बीड कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, 12 लाख डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं, 125 गोल्डन बीड्स। इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। सो 125 से कितना टाइम्स आएगा ये, 12 लाख टाइम्स, इसको फटाफट निकालते हैं। सो 5 से 25 टाइम्स, 5 से ही कितना टाइम चला जाएगा, 24 एंड देन 4 टाइम्स 0। ठीक है, फिर वापस 5 टाइम्स, और ये 5 से कितना टाइम चलाएगा, 48 एंड देन 000। और फिर सिमिलरली 5 से जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूं सीधा, दैट इज इक्वल टू 5 9 45 5 6 30 एंड 9600। सो 9600 सेलिंग प्राइस आया। अब आपको बताना है लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस ऑफ ईच गोल्डन बीड क्या होगा, आपने 20% डिस्काउंट दिया है। सो अगर से लिस्टेड प्राइस को मैं एमपी मान लेता हूं, ऑफरिंग 20% डिस्काउंट मतलब आपने इसके 80% वैल्यू पे सेल किया होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 9600। सो स्ट्रेट अवे इसको कट करते हैं, ये कितना टाइम 0, और 8 से ये 12 टाइम्स आता है, ये 120। सो देयरफॉर मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस ऑफ ईच गोल्डन बीड वुड बी 12,000। That is option A. That is your answer. ठीक है, 12,000 is your answer. Now moving on to the next question. Easy था वो, बिल्कुल करने लायक था। अब थर्ड क्वेश्चन, let ABC be real numbers greater than 1 and be a positive real number not equal to 1। log of a to the base 2 का further log निकाल रहे हैं to the base n, that is equal to 1। देख के लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं सेकेंड राउंड में करूंगा, अभी लेट अस स्किप इट फॉर द टाइम बिंग। Coming to the next question, if the harmonic mean of the roots of the equation 5 plus root 2x whole square minus bx plus 8 plus 2 root 5 equal to 0 is 4, then the value of b is। अब देखो, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है,
लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स। सो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा इस रूट का? हार्मोनिक मीन क्या होता है 2 नंबर का? 2ab upon a plus b. So therefore 2 alpha beta upon alpha plus beta. So if you look at it, 2 alpha beta is nothing but product of the roots of the equation. Alpha plus beta is nothing but the sum of the roots of the equation. How do we find out the product of the quadratic equation, product of the roots of a quadratic equation? Product of the roots of a quadratic equation is given by c by a. अगर ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, तो यहां पर I can say product of the roots will be c by a. तो यहां c क्या है? यहां c है 8 plus 2 root 5, ठीक है, अपॉन a क्या है? 5 plus root 2, राइट? ये हो गया डिवाइडेड बाय क्या चाहिए मुझे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यहां पर एज इट इज क्या हो जाएगा? माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी हो गया। और ए क्या है? 5 + √2। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अब सिंपली डिनोमिनेटर तो दोनों का सीधे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है? दिस इज इक्वल टू 4। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। कैन वी से दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। सो अब ये माइनस माइनस बी जो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 8 + 2√5। 4 इधर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और इसको बी इधर कर देते हैं। सिंपली बताओ बी का वैल्यू क्या आया? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सो देयरफॉर बी मस्ट बी इक्वल टू, 2 से ये कट हुआ 2 टाइम्स और 2 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो 4 + √5। सो बी इक्वल टू 4 + √5। ये वैल्यू मेरे पास आ गया, दैट इज ऑप्शन सी। So this is done. This was again solvable in the first round itself. आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन करना चाहिए था। Coming to the next question. Consider an 8x8 chessboard. The number of ways 8 rooks can be placed on the board such that no 2 rooks are in the same row or and no 2 are in the same column is. ये ऐसा क्वेश्चन है डेफिनेटली whenever you go for PNC जैसे क्वेश्चंस चैप्टर्स, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली कराया ही जाता है जहां पर हम चेस बोर्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो वापस फटाफट देखते हैं क्योंकि किया हुआ क्वेश्चन होगा शायद क्लास में। लेट्स से दिस इज अ चेस बोर्ड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, वी नीड टू प्लेस 8 रूक्स, ठीक है, such that no 2 rooks can be in the same row and same column. That means ना तो रो सेम होगा ना कॉलम सेम होगा। तो पहले रो को प्लेस करने का कितने तरीका है? टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले रो को तो मैं 64C1 के तरीके से आराम से डेफिनेटली चूज कर सकता हूं। कोई भी एक आपने स्क्वायर बॉक्स चूज कर लिया। मान लीजिए आपने ये वाला चूज किया पहले के लिए। सो इसका मतलब अब ये वाला कॉलम जो है कैंसिल हो गया और ये वाला जो रो है ये कैंसिल हो गया। सो टोटल में मेरे पास कितने चले गए? यहां से 8 और ये 8, लेकिन ये तो काउंट हो चुका था, मतलब 15 स्क्वायर्स के ऑप्शंस खत्म। जो नेक्स्ट रुक होगा वो इन 15 स्क्वायर्स में नहीं आ सकता। तो बचे कितने मेरे पास? आउट ऑफ 64 15 स्क्वायर्स गए, 49 स्क्वायर्स आर लेफ्ट। तो मैं 49 में से कोई सा भी अब एक स्क्वायर चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैंने इसको चूज किया, तो इसको चूज करते ही ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, ये सुनो। अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो गया, मतलब मेरे पास अब कितने बचेंगे? अब इट इज वेरी ऑब्वियस, 36 बचेंगे, है ना। तो अब 36C1, फिर वापस इसी तरीके से कितने बचेंगे? 25C1, और ये चलता जाएगा। फिफ्थ रो के लिए कितना हो जाएगा? 16C1। सिक्स के लिए कितना हो जाएगा? 9C1। फिर कितना हो जाएगा? 4C1। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 1C1। जो एक आपके पास बचेगा वो आप यूज कर लोगे, ठीक है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सो देखो, नो 2 रूट्स आर इन द सेम रो एंड नो 2 रो आर द सेम कॉलम। लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये जो मैंने इसको लिया है 64C1 इंटू 49C1 इंटू 36C1, ये सब है, लेकिन ये रूट्स जो हैं ये तो आइडेंटिकल है। एंड व्हेन द रूट्स आर आइडेंटिकल दे देमसेल्फ कैन शफल इन हाउ मेनी वेज। वो मुझे रिपीटेशन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज द रूट्स आर आइडेंटिकल।
सो उनका वो रिपीटेशन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट 64C1 क्या हो जाएगा, 64 मतलब 8 स्क्वायर, 49 मतलब 7 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 सिंपल। सो इसको कट करने पर ऑब्वियसली 8 8 7 6 5 ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 which means nothing but 8 factorial. So the correct answer to this question is option D, which is 8 factorial. ठीक है, क्वेश्चन करने लायक था, कर सकते थे आप आराम से अगर यू आर कंफर्टेबल विद पीएनसी। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्किप कीजिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू सेक्शन। सो क्या गिवन है देखो, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इज ग्रेटर देन जीरो। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। सो एक्सप्रेशन को एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने का मतलब बेसिकली मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूं, स्क्वायर के टर्म्स पे ला रहा हूं ताकि वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, सो क्या होगा, मैं ऊपर और नीचे इस एक्सप्रेशन को क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस वन, नीचे क्या था एक्स माइनस वन, इसको एक काम करते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर एक्स माइनस वन आ जाएगा एक, और टू एक्स प्लस वन होल क्यूब देखें अगर, तो मैं इसको पावर 4 कर देता हूं और ऊपर 2x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। द एक्सप्रेशन इज स्टिल द सेम, बट नाउ बिकॉज द डिनोमिनेटर इज हैविंग एन इवन पावर, तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो वी जस्ट नीड टू मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स एज पर द न्यूमरेटर। सो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इट इज वेरी ऑब्वियस, एक्स कैन नॉट बी जीरो, सो तो गया, एक्स कैन नॉट बी वन एंड एक्स कैन नॉट बी माइनस हाफ, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो में ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है, वन के अंदर क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई जीरो हो जाएगा तो इट इज नॉट डिफाइंड, एंड माइनस हाफ रखने से भी यही होगा, तो ये तीनों वैल्यूज तो वो डेफिनेटली नहीं लेगा। सो अब एज पर द पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले मुझे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के नंबर लाइन पर माई क्रिटिकल पॉइंट्स वुड बी माइनस वन, देन वी हैव माइनस हाफ एंड प्लस वन, यही है ना, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। लेट्स सी कि कौन सा रेंज है जो आपके इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो रखेगा, मतलब पॉजिटिव रखेगा। सो लेट अस टेक एनी वैल्यू, सो इफ आई पुट अप एनी वैल्यू, लेट्स से जीरो ही पुट कर देते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, सो ये वाला वैल्यू पे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा नहीं क्योंकि हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए था। या फिर अगर आपको मान लीजिए प्लस वन के ऊपर कोई वैल्यू रखना है, मान लीजिए प्लस टू रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो प्लस टू रखने से ये क्या है, पॉजिटिव, ये टर्म क्या रहा, पॉजिटिव, ये टर्म क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि टू माइनस वन विल बी वन एंड दिस विल बी पॉजिटिव। सो ऑल टर्म्स पॉजिटिव व्हेन मल्टीप्लाइड द एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये वाला जो रेंज है इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। हमें ये पता है क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने के बाद ये हमेशा ऑल्टरनेट चलता है, सो दिस बिकम्स नॉन सेटिस्फैक्टरी, दिस विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइंग एंड दिस बिकम्स नॉन सेटिस्फैक्टरी। सो अपने पास जो रेंज आया वो रेंज क्या हो जाएगा, x belongs to the range of -1 to -half, but it is very obvious -1 -half एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि -1 पे भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो है। ठीक है, एंड यूनियन फिर मेरे पास क्या आ रहा है, +1 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी, दैट इज -1 to -half union +1 to infinity. This is your range which satisfies the given inequality, and hence the correct answer is option D, which is a question of determinant. So अगर आप स्टूडेंट ऑफ मैथ्स हो, आपके पास 11th 12th में मैथ्स थी, ये डेफिनेटली करने लायक था, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर किसी के पास मैथ्स नहीं थी तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो a का वैल्यू है इसको तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं पहले। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, वेरी इजी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 1 इंटू ए
minus 2 into 3, so the value comes out to be a minus 6. Now determinant of क्या वैल्यू पूछा गया है, a क्यूब minus 3a square minus 5a equal to 0, then one of the values of a can be, अगर determinant of this is equal to 0, then you need to find. So let's see, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो a कॉमन लेने पे मेरे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, सो यहां पर इफ a इज इक्वल टू 0 तो पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, सेटिस्फाइड है. सो अगर a इक्वल टू 0 है तो मतलब a माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, और a माइनस 6 इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 6 हो जाएगा. क्या 6 एक ऑप्शन गिवन है? यस, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ a कैन बी 6. आ गया मेरा ऑप्शन, आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. दैट इज द आंसर. सो बहुत इजी क्वेश्चन था, 100% करने लायक था. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the difference between compound interest and simple interest for a certain amount of money invested for 3 years at an annual interest rate of 10% is INR 527, then the amount invested in INR is. So यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है. Why it is easy? क्योंकि ये सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना था CI minus SI for 3 years. CI minus SI for 3 years when your principal is same and the rate of interest is same. कैसे निकालते हैं? P multiplied with R by 100 का स्क्वायर multiplied with 3 plus R by 100, यही फॉर्मूला यूज करते हैं. सो एज पर द क्वेश्चन क्या मैं बोल सकता हूं, P multiplied with रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, ठीक है, 10 by 100 का स्क्वायर multiplied with 3 plus 10 upon 100, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 527. सॉल्विंग इट फर्दर, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसको भी कैंसिल करते हैं. सो P मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 31 अपॉन 100, 10 into 3 30 plus 1 31 upon 10 is equal to 527. सो साफ दिखाई दे रहा है 31 527 को कितना टाइम्स कट कर रहा है, 17 टाइम्स. सो देयरफॉर P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17,000. So here the answer amount invested is how much, 17,000. Sorry, option D, 17,000 is your answer. ठीक है. Then so बहुत इजी क्वेश्चन था, डेफिनेटली करने लायक था, यहां पर आपका स्कोर डेफिनेटली आ जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In a group of 120 students, 80 students are from science stream and the rest are from commerce stream. It is known that 70 students support Mumbai Indians in the Indian Premier League. All the other students support Chennai Super Kings. The number of science students who are supporters of Mumbai Indian is. So यहाँ पर एक रेंज बताना है, ठीक है, या अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी आ रहा हो तो चेक करेंगे अपन. टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, सम ऑफ देम आर फ्रॉम साइंस, ठीक है, सम आर फ्रॉम कॉमर्स, and they will choose either Mumbai Indians or Chennai Super Kings. This is what is given. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस कितना है 80, रेस्ट ऑफ फ्रॉम कॉमर्स मतलब कितना होना चाहिए 40, मुंबई इंडियंस को कितना चूज करते हैं 70, दे सपोर्ट्स 70 सपोर्ट करते हैं, और बचा हुआ CSK को करते हैं, सो इसका मतलब कितना होना चाहिए 50. सो आपका टोटल काउंट जो है हमेशा वो 120 होगा. लेट अस टेक द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोस. ठीक है, मैं मान लेता हूं मेजॉरिटी मतलब मुंबई इंडियंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने साइंस के स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते हैं. तो क्योंकि साइंस के 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 के तो 80 सपोर्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सपोर्टर्स ऑफ मुंबई इंडियंस इज 70. सो एट मैक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम जो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगे वो 70 है. तो उस केस में कॉमर्स के 0 सपोर्ट करेंगे, राइट. ऑटोमेटिकली यहां पर 10 लोग होंगे साइंस के जो सपोर्ट करेंगे CSK को, और पूरे के पूरे 40 कॉमर्स वाले CSK को सपोर्ट कर रहे होंगे. ठीक है, सो यहां पर मुंबई इंडियंस के 70 स्टूडेंट्स पॉसिबल है, मतलब साइंस के 70 स्टूडेंट्स पॉसिबल है जो किसको सपोर्ट करते हैं, मुंबई इंडियंस को. करेक्ट है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि CSK के 50 के वैल्यूज ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा. कॉमर्स का ये कॉलम बिल्कुल सेटिस्फाइड है, साइंस का कॉमर्स सेटिस्फाइड है. ठीक है, साइंस का कॉलम. अब एक और चीज देखते हैं. मैं मान लेता हूं वर्स्ट पॉसिबल केस में कॉमर्स के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के टोटल सपोर्टर्स कितने हैं 70. दैट मींस
30 मस्ट बी देयर फ्रॉम साइंस। इसका मतलब जो रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स ऑफ साइंस है वो किसको सपोर्ट कर रहे होंगे? सीएसके को। ऑटोमेटिकली कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हो गए? 0। ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे को टोटल 120 चाहिए था। मुंबई इंडियंस के रेंज में देखो 40 + 30 70 आ गया। सीएसके का रो में देखो 50 आ गया। साइंस का कॉलम देखो 80 आ गया। कॉमर्स का कॉलम देखो 40 आ गया। करेक्ट है। और टोटल वैल्यू यहां पर कितना दिखाई दे रहा है? 120। तो मैंने सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लिया। सो मतलब मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने वाले साइंस के स्टूडेंट्स मिनिमम तो 30 हो गए। जब मैंने मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स को दे दिया मुंबई इंडियंस के सपोर्टर, तो कम से कम 30 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, मैथ्स का कैलकुलेशन है ही नहीं, लॉजिकली सॉल्व करते एक बार में आ जाता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head exceeds 0.8 is. Again, what is the probability that you get a head once you toss a coin? क्या होता है? Half. And probability of not getting a head क्या हो जाएगा? Similarly, that is half. अब let's say that मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं और ऐसे वैल्यूज देख लेते हैं जिसमें मुझे क्या हेड मिले ही नहीं। तो वो क्या केस होगा? पहले टॉस में भी हेड नहीं आया, हाफ। दूसरे टॉस में भी हेड नहीं आया, हाफ। तीसरे में भी नहीं आया, हाफ। ये चलता जाएगा कितना टाइम्स? n टाइम्स तक। वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने n टाइम्स कॉइन की टॉस किया और मुझे किसी भी बार हेड नहीं मिला, सो दैट इज हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ अप टू n टाइम्स। ठीक है। सो मतलब बेसिकली दिस इज half की power n, right? This is that probability when I'm not getting a single head at any of the toss. अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूंगा तो मुझे कम से कम एक बार तो मिल जाएगा। क्या? हेड मिल जाएगा कम से कम एक बार हेड। ये जो प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, दिस शुड एक्सीड 0.8। तो सिंपली मुझे ये बताओ n के कौन से वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है जहां पर ये 0.8 के वैल्यू को exceed कर जाए। If I put n equal to 1, 1 minus 0.5 is 0.5 only, cancel. If I put n equal to 2, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/4 होता है 0.25, 1 minus 0.25 कितना होगा? 0.75, वो कैंसिल हो गया। If I put n equal to 3, हाफ क्यूब इज कितना? 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 0.125, क्योंकि 1/8 का वैल्यू क्या होता है? 0.125, and 1 minus 0.125 definitely exceeds 8. Therefore, at n equal to 3, the value gets satisfied. Answer is 3. मिनिमम से मिनिमम आपको 3 बार कॉइन टॉस करना पड़ेगा जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड एक्सीड्स 0.8। इजी क्वेश्चन था, करने लायक था। Moving on to the next question. A polynomial function is given, px is given, that is equation, leaves a remainder of 2, expression given है, leaves a remainder of 2 when divided by x minus 1, and a remainder 1 when divided by x minus 2. Then the remainder when px is divided by x minus 1 into x minus 2. तो एक काम करते हैं, मुझे मालूम है जो px given है आपको, इसमें मैंने x minus 1 से भी डिवाइड किया, x minus 2 से भी डिवाइड किया। So let's say my expression is x minus 1 into x minus 2। जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मैं मान लेता हूं क्वेश्चन इज q और रिमाइंडर। नाउ बिकॉज x minus 1 और x minus 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आप किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस रिमाइंडर लीनियर एक्सप्रेशन होगा या फिर कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं मेरा जो रिमाइंडर है वो ax प्लस बी के फॉर्म में आया कि अगर a और b का कोई भी वैल्यू हुआ तो लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर a 0 हो गया और b का कोई वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। सो लेट दी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बी x minus 1 into x minus 2 into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दैट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b। ये आपको पता ही होगा, रिमाइंडर हमेशा आपके क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है। नाउ if I divide the expression by x minus 1, remainder 1 है, so putting x equal to 1 क्या मिलेगा मुझे? at x equal to 1 क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला पार्ट तो 0 है, ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। यही तो करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को x minus 1 से डिवाइड करोगे तो
P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के बराबर। ठीक है, सो यहां पर P ऑफ 1 क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि रिमाइंडर आपको 1 दे रखा है। अब अगेन एट x इक्वल टू, जब आप -2 से x-2 से डिवाइड करो, मतलब x इक्वल टू 2 देखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन तो डिवाइड होगा ही ऑब्वियसली, तो मेरे पास ये आएगा रिमाइंडर, x को 2 पुट कर दिया, 2a प्लस बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, रिमाइंडर मिलता है। अच्छा सॉरी, फर्स्ट वाले केस में रिमाइंडर 2 था और सेकेंड वाले केस में रिमाइंडर 1 है, ये मुझे मिल गया। ठीक है, नाउ let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. Let us solve equation 1 and 2 both. दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 ही कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। सो देयरफॉर इफ आई पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सो यहां पर a इक्वल टू -1 था, सो -1 इधर जाके b क्या हो जाएगा, 3। सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एज -1 and b as 3. So when I divide this expression by x minus 1 into x minus 2, जो आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ही q के साथ मल्टीप्लाइड है, सो आपका रिमाइंडर क्या था, ax plus b, which is equal to minus x plus 3. So therefore answer is 3 minus x. Option B is the correct answer here. So this question was also solvable here. Easily solve कर सकते थे if one is clear with the fundamentals of polynomial expression. Then ये क्वेश्चन, लेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब अगर मान लो कोई वैल्यू 1.3 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1.7 है तो भी वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सीड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एंड ये जो थर्ड ब्रैकेट में x आता है, इसको मतलब हम सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं, मतलब सपोज करो 1.729 है तो 729 मेरा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है, इक्वल टू x माइनस एक्स। तो देखो ऑब्वियसली यही हो गया, अगर मैंने x को मान लो 1.729 रखा, ठीक है, तो यहां पर ये जो वैल्यू है x का, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा, एज पर दिस x माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, तो 1.729 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0.729, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है दैट इज बीइंग कंसीडर्ड। तो क्या ये क्वेश्चन करने लायक है, अभी जिनको ये पता है वो इस क्वेश्चन को फिर भी आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए रखता हूं अभी। ठीक है, सो विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन बाद में। लेट्स कम टू दिस, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। देख करके लगता है करना चाहिए, क्योंकि सिंपली मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, ट्राई कर लेते हैं क्या हम पहले सॉल्व करते वक्त ही, मतलब पहली बार में जब ट्राई कर रहे हैं वो आ रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वेयर प्लस सी डी। यहां पर कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, ए डी और बी डी है यहाँ पर, ये बी डी और बी डी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ए डी और ए बी बचा, यहाँ पर सी डी और बी सी बचा। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर वाले टर्म को ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए माइनस सी मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, अगर मैंने b प्लस डी कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस ए कॉमन लिया तो b प्लस डी कॉमन आ रहा है, यस। सो अगर मैंने इन दोनों में c को कॉमन रख लिया तो ब्रैकेट में b प्लस डी आ गया, और इन दोनों में माइनस ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में b प्लस डी आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, a माइनस सी ए प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस डी, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, c माइनस ए। तो c माइनस ए को मैं एक काम करता हूं, a माइनस सी कर देता हूं, और ये माइनस साइन कॉमन आ गया, सो a माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, जो लेफ्ट साइड में आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो लुकिंग एट दिस, या तो a माइनस सी इक्वल टू 0 है, देयरफॉर a इक्वल टू सी हो गया,
या फिर आई कैन से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा जो ऑप्शन है ए इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर हियर। सो ये क्वेश्चन डेफिनेटली करने लायक था, यू शुड हैव गॉन फॉर दिस। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, दिखाई दे रहा है कि वैल्यू पूछा जा रहा है, सो इसको फर्स्ट राउंड के लिए हम छोड़ देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A helicopter flies along the sides of a square field of side length 100 kilometers. The first side is covered at a speed of 100 kilometer and for each subsequent side the speed is increased by 100 kilometer per hour till it covers all the sides. बहुत इजी है, ये तो आपका एक स्क्वायर फील्ड है, हर एक साइड आपको 100 दे रखा है, ठीक है, और जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर के रेट से बढ़ता जा रहा है। सो टोटल एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 4 × 100। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, हर एक स्ट्रेच का टाइम टेकन निकाल लेते हैं। फर्स्ट 100 किलोमीटर्स एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो दिस इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। सो दिस विल बी 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 और ऊपर कितना है 400। सो दिस इज गोइंग टू बी 400 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये, 12 6 18, 18 एंड 7 25। कट करते हैं 25 से सीधा तो कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम्स, एंड 16 इंटू 12 इज हाउ मच, 192। सो 192 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, जहां पर आपको एवरेज स्पीड निकालना था, यू शुड हैव गॉन इट फॉर इट, डेफिनेटली आपको करना चाहिए था। Coming to the next question. In a triangle ABC, let D be the midpoint of BC and AM be the altitude on BC. If the length of AB, BC and CA are in the ratio 2:4:3, the ratio of the length of BM and AD would be. देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पहले फीलिंग देख करके हमेशा यही आएगा कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं इसको एक बार स्किप करता हूं, ये हम करेंगे सेकेंड राउंड में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a chess tournament, there are 5 contestants. Each player plays against all the others exactly once. No game results in a draw. The winner in a game gets 1 point and the loser gets 0 point. Which of the following sequences cannot represent the scores of the 5 players? देखो 5 contestant है, A B C D E, ठीक है, और each player plays against all others exactly once. तो ए बी के साथ खेल लिया तो मतलब बी का राउंड हो चुका है ए के साथ। तो मैं मानता हूं कि मान लो कि ए ने सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट में ही सिक्योर्ड अ विन। सो इफ ही विंस इन ऑल द गेम्स, उसको हर एक विन पे कितना मिल रहा है, 1 पॉइंट, मतलब 4 विन्स पे कितना मिल गया, 4 पॉइंट। अब क्योंकि ए सबके अगेंस्ट में जीता ही है, जब मैं बी को काउंट करूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स फॉर बी कैन बी व्हाट, ये तो इससे हारा था तो ये तो 0 हो गया, और इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1, मतलब टोटल 3 पॉइंट्स। क्या 2 प्लेयर को 4 मिल सकता है, नेवर, क्योंकि अगर किसी एक ने बाकी सारे के साथ जीते हैं तो इसका मतलब 100% बाकी सारे प्लेयर्स कम से कम एक मैच हार रहा है फॉर श्योर। तो ये 2 4 तो कभी आ ही नहीं सकता, दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट दी करेक्ट सेट ऑफ स्कोर्स। ये इतना इजी क्वेश्चन था, विदाउट एनी मैथ्स, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। सो आंसर डेफिनेटली क्या है, बी, वन शुड हैव डन दिस डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rabbit is sitting at the base of a staircase which has 10 steps. It proceeds to the top of the staircase by climbing either 1 step at a time or 2 steps at a time. The number of ways it can reach the top. अब देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, अगेन पीएनसी का, तो कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं कि वो 1 स्टेप 10 टाइम्स ले रहा है, तो उसको टोटल कितने लेने पड़ेंगे, 10 स्टेप्स ऑफ 1 स्टेप ईच, ठीक है, 10 स्टेप्स लिया टोटल। सेकेंड केस में क्या कर सकता है वो, 2 स्टेप्स एक बार ले ले, तो अब बचे हुए जो 8 स्टेप है वो क्या हो जाएगा, 8 × 1, एक एक स्टेप का 8, ठीक है। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, वो दो स्टेप्स ले ले और 6 स्टेप्स ले ले एक एक करके,
तो टोटल कितना हो जाएगा 10 स्टेप्स का। या फिर क्या हो जाएगा 3 बार 2 स्टेप्स लें एंड बचे हुए 4 बार को एक एक स्टेप में कवर करें। या फिर क्या हो जाएगा 4 बार 2 स्टेप लें और बचे हुए 2 स्टेप्स को एक एक में कवर करें। और या फिर सारे के सारे 5 बार वो 2 स्टेप्स एट अ टाइम ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज द केस। ठीक है, नाउ टोटल 10 स्टेप्स, एक एक स्टेप लेना है, कितनी बार कैसे कर सकता हूं, हाउ मेनी वेज, वन वे, देयर इज ओनली वन वे दैट यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड 10 टाइम्स यू हैव टेकन वन वे ऑफ डूइंग इट। अब ये वाला जो केस है, मैं टोटल 10 में से क्या कर रहा हूं, एक बार तो 2 स्टेप ले रहा हूं और 8 बार 8 स्टेप ले रहा हूं। ठीक है, सो मतलब टोटल आपने कितनी बार मूवमेंट किया, 9 टाइम्स, यस और नो, 9 टाइम्स कैसे, इन वन टाइम यू आर टेकिंग 2 स्टेप्स एट अ टाइम एंड रिमेनिंग 8 टाइम्स यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। सो टोटल 9 में से आपको कोई सा एक स्टेप ऐसा चूज करना है जिसमें आप 2 स्टेप्स एट अ टाइम ले रहे हो। ठीक है, वो हो गया 9C1 तरीके से। फिर आ जाते हैं किस पर, ठीक है, फिर कैसे ले लेंगे इसको, टोटल मेरे कितने स्टेप्स हैं यहां पर, 2 तो ये और ये 6, 8 स्टेप्स। इसमें से कोई सा 2 बार मैं वो चूज करूंगा जिसमें मैं 2 स्टेप्स ले रहा हूं। फिर सिमिलरली यहां पर टोटल कितना 7, और उसमें से कोई सा 3 स्टेंसेस लूंगा 2 स्टेप्स एट अ टाइम। सिमिलरली ये चलता जाएगा, ये हुआ 6 जिसमें 4 बार मैं ले रहा हूं कोई भी 2 स्टेप्स, और फिर 5 जो है 5 स्टेप्स 5 टाइम्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम, वो वापस क्या हो जाएगा वन वे, एक ही तरीका उसको करने का। अब लेट्स सी क्या वैल्यू आ रहा है, 1 + 9 + 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और +1। ठीक है, क्या आ रहा है, लेट्स सी, 1 + 9 प्लस ये हो जाएगा 8 × 7 56/2 कितना होता है 28। ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 35। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर 6 × 5/2 15 और ये हो गया +1। सो लेट्स डू द टोटल, 10 और ये 50 60, 60 + 28 88 +1 89। So total number of ways in which the rabbit can actually move to the top, reach the top is 89 ways. Option D. Good question, moderate question था, one could have gone in the first round जिनके PNC strong है, otherwise बाकी लोग इसको skip कर सकते थे। ठीक है, देन ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि A1 A2 A3 एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तो पहले वो उसमें रिलेशन डलेगा, फिर ये इक्वेशन है जिसमें कॉमन रूट है, और उसके बाद मुझे B1 B2 B3 या इनके बीच का रिलेशन बताना है। ऑब्वियसली दिस इज ए क्वेश्चन जो आप हमेशा सेकेंड राउंड में ही करेंगे, तो देख के समझ में आ गया। लेट्स स्किप इट। Which of the following straight lines are both tangent to the circle x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0? Again, this is a case जहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्कल का ये जो है स्ट्रेट लाइंस के आपको क्या निकालना है, इक्वेशन बनाना। तो इसको भी एक बार स्किप करते हैं क्योंकि वो टेंजेंट टू द सर्कल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। A person standing at the center of an open ground walks 32 meters towards the east. चलो चलाते हैं, ये 32 मीटर्स हुआ मान लो टूवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, फिर अपन चलते हैं, टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 16 मीटर्स, मतलब कहाँ चलेगा, डेफिनेटली यहाँ चलेगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 16। देन अगेन टेक अ राइट टर्न, सो राइट टर्न इस बार किधर आ जाएगा, लेफ्ट की टूवर्ड्स, वो कितना हो जाएगा 8। फिर कितना चलेगा 4, और ये चलता जाएगा इस तरीके से कितना टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इस तरीके से चलेगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, फिर फर्दर चलाएंगे इसको तो ये हो जाएगा हाफ, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, 1/4 एंड दिस वे। क्या ये समझ में आया? अब ये बता रहा है हाउ फार विल द पर्सन बी फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वॉक्स इन दिस पैटर्न। आई एम श्योर पहली बार में देख करके आपको ये समझ में नहीं आने वाला, सो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, विल टेक इट टू द सेकेंड राउंड। ये क्वेश्चन देखते हैं।
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? लेट्स सी। बेसिक सबसे पहले सर्कल के फॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख देता हूं इसको, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y है, तो 2 इंटू 2y हुआ, तो प्लस 4 कर देते हैं ये, ठीक है। सो मेरे पास यहां पर +1 और +4 कितना हो गया? 5। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया? 0। तो इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि ये 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 में और 4 में, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई डू दिस, दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. So definitely this is a equation of a circle whose radius is 0. X minus a whole square plus y minus b whole square equal to 0. तो इसका मतलब ये हो गया सेंटर तो 1 और 2 है लेकिन रेडियस 0. अगर रेडियस ही 0 है डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ पॉइंट. सिंपल क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत इजी था, करने लायक था. Coming to 38th question. Cos alpha plus cos beta equal to 1. Maximum value of sin alpha minus sin beta. ये क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे क्योंकि ये सेकेंड राउंड में करने लायक है. Let p be a positive integer such that unit digit of p cube is 4. What are the possible unit digits of p plus 3 whole cube? Unit digit of p cube is 4. कोई भी नंबर का क्यूब का अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो p डेफिनेटली एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 4 आ रहा होगा. इसी का क्यूब विल एंड विथ 4. ये तो फॉर श्योर है ना. और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके डिजिट में अगर कोई और, देखो लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का कुछ हो, 1 एंडिंग नंबर का क्यूब 1 से खत्म होता है, 2 एंडिंग नंबर का क्यूब 8 से खत्म होता है, 3 एंडिंग नंबर का क्यूब 7 से खत्म होता है, 4 एंडिंग नंबर का क्यूब 4 से खत्म होगा. इस तरीके से लाइकवाइज आप चेक करोगे 4 से 4 एंडिंग नंबर के क्यूब में ही पॉसिबल है. इसका मतलब p+3 जो है ना, और इसका क्यूब, ये एक ऐसा नंबर होगा 4 एंडिंग नंबर +3, मतलब इट विल एंड विथ 7. 7 एंडिंग नंबर क्यूब जो है वो किससे खत्म होगा? सो सिंपली 7 का क्यूब देखो ना, 7 एंडिंग नंबर यूनिट्स प्लेस डिजिट तो यही नंबर डिसाइड करेगा. तो 7 का क्यूब किससे खत्म होता है? 3 से. देयरफॉर दिस विल एंड विथ व्हाट? 3. आंसर इज ऑप्शन डी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स प्लेस डिजिट, दिस यू मस्ट हैव रेड इन द नंबर सिस्टम, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability that a randomly chosen positive divisor of 10 to the power 2023 is an integer multiple of 10 की power 2001. Easy question है. 10 की power 2023 can be written as 2 की power 2023 into 5 की power 2023. ठीक है. So if a number is this, we know in numbers we have read number of factors of a number. तो इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? मतलब मैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहा हूं, कितना हो जाएगा? सिंपली क्या करते हैं, अगर नंबर इज ऑफ द फॉर्म a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c पावर r डॉट डॉट डॉट, सो नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे निकालते हैं? पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 सो ऑन. तो ये क्या हो जाएगा? 2023 +1 multiplied with 2023 +1. So this is equal to 2023 square. 100% 2024 का स्क्वायर होगा, ठीक है. अब ये तो हो गया इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स. सो रैंडमली चूजन पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस टोटल सैंपल स्पेस हो गया 2024 का स्क्वायर. मैं ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को तो यही कैंसिल कर देता हूं. मेरे पास बचा ए और बी. लॉजिकली आंसर डेफिनेटली डी होगा क्योंकि ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसमें 2024 कैंसिल हो जाए, ये साफ दिखाई दे रहा है. बट फिर भी is an integer multiple of 10 की पावर 2021. So multiple of 10 की पावर 2021. So multiples, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिवाइजर्स ऑफ 10 पावर 2023 which are multiples of 10 की पावर 2021.
बहुत सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है, इज इक्वल टू 10 की पावर 2021 पहले ही ले लो, मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर 2023 का जो बचा हुआ हिस्सा है, मतलब 10 की पावर 22, उसको ब्रेक कर लेते हैं अपन। 10 की पावर 2021 ये हो जाएगा 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 22। समझ में आया? सो मतलब बेसिकली नाउ आई एम डीलिंग विद दोज डिवाइसेस ऑफ 10 की पावर 2023 which are at the same time multiples of 10 की पावर 2021। तो सिंपली इस नंबर से 10 की पावर 2021 बाहर निकाला, मेरे पास क्या बचेगा? 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 22। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं? सच नंबर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इसके डिवाइजर्स निकाल रहा हूं मैं। किसका? 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 22 का क्या हो जाएगा? 23 इंटू 23, है ना? दैट इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। देयरफॉर इसका आंसर क्या हुआ? 23 स्क्वायर इज द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, 2024 का स्क्वायर इज द सैंपल स्पेस। आंसर इज डी। वेरी सिंपल आंसर अगेन, one must have gone for it if they are comfortable with the number of devices wala concept in the numbers. Coming to the next question, so this is a set which is a data arrangement set. डेटा अरेंजमेंट का डेफिनेटली एक सेट आता ही है एग्जाम में, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम 3 to 4 मिनट्स इन्वेस्ट करके देखेंगे। अगर मुझे समझ में आ रहा है इट कैन बी डन, आई विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अगर सॉल्व नहीं हुआ तो। सो लेट्स सी क्या गिवन है। A pharmaceutical company has tested 5 drugs on the 3 different organisms. The following incomplete table reports if a drug works on the given organism or not. For example, drug A works on organism R. तो A को R पे टिक कर दिया, while B and C work on Q, इसलिए B और C पे Q का टिक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। Following additional information is available. Each drug works on at least one organism, but not more than 2 organisms. हर एक ड्रग सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से पे वर्क करेगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं करेगा, मतलब मैक्सिमम 2 पे वर्क कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विथ एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 3 ऑफ दिस 5 ड्रग्स। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये मैक्स मिनिमम से मिनिमम 2 ड्रग से और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ड्रग से होगा, मतलब 2 तो कम से कम चाहिए और मैक्सिमम 3 ड्रग से वर्क करेगा। On whichever organism A works, B also works। अब देखो, जिस पर A वर्क करता है उस पे B पे भी वर्क करेगा, वो B भी उस पे वर्क करेगा। So when A is working on R, B will definitely work on R। तो ये टिक कर देता हूं, ठीक है, B डेफिनेटली वर्क करेगा। सिमिलरली ऑन whichever organism C works, D also works। तो जिस पे C काम कर रहा था उस पे D भी काम करेगा, सो D डेफिनेटली Q पे वर्क कर रहा है। यहां पर लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी ऑर्गेनिज्म पर 3 से ज्यादा ड्रग काम नहीं कर सकते। इसका मतलब A Q पे वर्क नहीं कर रहा और E Q पे वर्क नहीं कर रहा। ये सिंपल हो गया, ठीक है, ये क्लियर है यहां पर। अब आ जाते हैं, D एंड E डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। D और E सेम ऑर्गेनिज्म पे वर्क नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अब क्योंकि B 2 ड्रग पे काम कर चुका है, ठीक है, B 2 ड्रग पे काम कर चुका है, तो इसका मतलब B डेफिनेटली P पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक ड्रग जो है वर्क्स ऑन एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्योंकि B इस पे काम नहीं कर रहा तो A डेफिनेटली इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर A P पे काम कर रहा होता तो B भी P पे काम करता, तो ये भी क्रॉस हो गया, यहां पर ये कैंसिल। अब मेरे पास देखो यहां पर C D E और इसका बचा है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिन ऑर्गेनिज्म पे सी काम करता है उस पे डी भी काम करेगा। ठीक है, सो अगर डी इस पे काम कर रहा है तो सी अपन ने ले लिया। अब मैं पी को, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, कम से कम 2 तो वर्क करेंगे, कम से कम 2 वर्क करने के लिए अगर मैंने डी से वर्क कराया तो सी डेफिनेटली वर्क करेगा। ये सुनो, क्योंकि सी और डी जिस पे काम करते हैं वो डी करेगा, तो इसका मतलब पी पे डेफिनेटली सी और डी काम कर रहे हैं, ई काम नहीं कर रहा। क्या ई काम कर रहे हैं? लेट्स सी, सी और डी, लेकिन लिखा हुआ डी एंड ई डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ई पे इस पे काम नहीं कर रहा, तो ई किस पे काम करेगा? फॉर श्योर आर पे काम करेगा,
क्योंकि हर एक ड्रग को कम से कम एक ऑर्गेनिज्म पे वर्क करना था, तो ई डेफिनेटली आर ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेगा, और आर के 3 हो चुके हैं, इसका मतलब कोई और ड्रग आपके इस ऑर्गेनिज्म पे वर्क नहीं कर सकता। ये टेबल तो बहुत इजीली फिल हो गया, बहुत इजीली फिल हो गया। सो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म आर कैन बी ट्रीटेड विद, आर किस पे ट्रीट हो रहा है, ए बी एंड ई कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल। सो आंसर क्या हो गया, ए बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ई वर्क्स ऑन, ड्रग ई किस पे काम कर रहा है, ड्रग ई काम कर रहा है ऑर्गेनिज्म आर पे खाली, सो आंसर इज ओनली आर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी ट्रीटेड विद 3 ऑफ दिस 5 ड्रग्स, लेट्स सी कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिसपे 3 ड्रग्स काम कर रहे हैं। पी पे कर रहा है, नहीं। क्यू पे, नहीं। आर पे, यस। क्यू पे भी सॉरी कर रहा है, ये क्यू पे 3 ड्रग्स ये वाले हो गए, और आर पे 3 ड्रग्स, सो क्यू एंड आर इज माय आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग डी वर्क्स ऑन, ड्रग डी किस पे वर्क कर रहा है, ड्रग डी वर्क कर रहा है पी एंड क्यू पे, so answer is definitely what, sorry, P and Q. And finally the last question is, organism P can be treated with, so P किससे किससे treat हो रहा है, P treat हो रहा है C and D drug से, so here the answer is only C and D. So ये जो डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था इस साल, दिस वाज डेफिनेटली डुएबल, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था, आपको करना चाहिए था ये क्वेश्चंस। सो अभी देखो, हमने फर्स्ट राउंड में, आप समझते हो, ये वाला जो डेटा अरेंजमेंट वाला सेट था, इवन इफ यू वुड इन्वेस्टेड लेट्स से 3 मिनट्स, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सो दिस फीचर्स यू हाउ मच, 20 मार्क्स तो आपके इस डेटा अरेंजमेंट के सेट पे ही आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कोई फर्स्ट राउंड में नहीं करे, एक बार छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए था, 4 मार्क्स यहां आ रहे हैं 24। फिर ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन हमें डेफिनेटली करना चाहिए था, 4 मार्क्स यहां आ रहे हैं। देखो अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए हैं, ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए था, डिपेंड्स। हो सकता है कोई फर्स्ट राउंड में रिलेक्टेंट हो, मैं अभी सिर्फ डुएबल क्वेश्चन की बात करता हूं। क्या ये क्वेश्चन, यस, ये 8th क्वेश्चन है जो हम डेफिनेटली कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यस 100% करने लायक था, 4 मार्क्स यहां आ जाते हैं आपके, सो 9 क्वेश्चन हो गए अभी तक। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन कर सकते थे बिल्कुल फर्स्ट राउंड में, सिंपली आपको सॉल्व करना था, तो ये भी 4 मार्क्स फेच करता आपको, 10 क्वेश्चंस हो गए। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, वन कुड हैव गॉन फॉर दिस क्वेश्चन इफ दे आर कंफर्टेबल विद अलजेब्रा, अदरवाइज एक बार इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी का, ये वाला क्वेश्चन करने लायक था, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये 11th क्वेश्चन मिला हमें। दिस क्वेश्चन वाज प्योरली लॉजिकल, करने लायक था, 12th क्वेश्चन मिल गया। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, प्योर फॉर्मूला बेस्ड, 13th क्वेश्चन फॉर श्योर हो गए। नेक्स्ट इस पे डिटर्मिनेंट पे अगर कोई है तो करो, वरना मत करो। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, करना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन फॉर इट, 14th क्वेश्चन। देन कमिंग टू दिस, कोई अगर कंफर्टेबल है, समझ पा रहे हैं तो करो, अदरवाइज यू कुड हैव लीव इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, करना चाहिए था बिल्कुल 15th क्वेश्चन, ये तो 100% करना चाहिए था। कमिंग टू दिस, हमने नहीं किया इसको। फिर ये क्वेश्चन यस बिल्कुल करना चाहिए था, 16th क्वेश्चन। देन कमिंग टू 3 डिजिट नंबर वाला, यस करना चाहिए था। ये 17 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसपे मैंने मार्क किया है। इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने किए तो है फर्स्ट राउंड में, वो उनके लिए जिनकी मैथ्स एवरेज है, ठीक है, जिनका बिलो एवरेज मैथ्स है वो भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ चलो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके जा रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाइड हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू किए जा सकते थे। सो 17 प्लस अटेम्प्ट्स वाज एन आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन दिस पेपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पर जिसको हमने छोड़ा था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ए बी सी बी रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड एन बी ए पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1। सो नंबर देखते हैं, लॉग ऑफ ए, लॉग ए बेस 2 टू द बेस एन, ये क्या दे रखा है 1, इसको मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूं। क्या हो जाएगा ये, log ऑफ a टू द बेस 2 इज इक्वल टू n की पावर 1, मतलब n ही है, देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो गया 2 की पावर n। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है log ऑफ log b टू द बेस 2, ये टू द बेस n इज इक्वल टू 2। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो log b टू द बेस 2 क्या हो जाएगा n स्क्वायर,
सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइनली क्या गिवन है, log ऑफ c टू द बेस 2, ठीक है, टू द बेस n इज इक्वल टू 3। सो सेम वे ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं c इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर n की पावर 3। ये आ गया मेरे पास a b एंड c के वैल्यूज। अब आपसे पूछा जा रहा है रिलेशंस, तो रिलेशंस पूछे जा रहे हैं। देखो a b c रियल नंबर्स है ग्रेटर देन 1, एन बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, एन को 1 नहीं पुट करना। तो एक काम करते हैं, मैं एन को 2 पुट कर देता हूं क्योंकि 2 के पावर्स पे है। तो एट एन इक्वल टू 2, है ना, ए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, बी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। सी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 क्यूब मतलब 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है 256। अब मैं एक बार सीधे ऑप्शन चेक करता हूं, a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू c पावर n, मतलब a का वैल्यू क्या था 4, क्या 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256 स्क्वायर, नो, ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड, पॉसिबल ही नहीं है। तो ए एलिमिनेट हो गया, साफ दिखाई दे रहा है। अब सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, देखो a प्लस बी इक्वल टू सी तो फॉर श्योर नहीं है क्योंकि a प्लस सी कितना आ रहा है 20, a प्लस बी सी के बराबर नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, p माइनस ए कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, ठीक है। और c माइनस बी मतलब 256 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 240, आर दे इक्वल, नो, d ऑल्सो गेट्स कैंसिल्ड। सो इन दिस केस फॉर श्योर आंसर क्या है बी। चेक कर लेते हैं बी क्या गिवन है, a की पावर n मतलब 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, b कितना हो जाएगा, b ऑलरेडी गिवन है आपको 16, तो a पावर n प्लस बी 16 प्लस 16 का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर विच इज कितना 1024। ac ac कितना हो जाएगा 4 इंटू 256 विच इज 1024, देखो सेटिस्फाइड हो गया, 100% आंसर इज बी। मैं इतना पूरे एक्सप्रेशन को क्यों सॉल्व करूं, लेकिन फिर भी इफ समबडी वांट्स टू गो बाय बेसिक डेरिवेशन, ठीक है, मैं इसके थ्रू तो डेफिनेटली प्रूव कर चुका हूं आंसर इज बी। अब जहां मैंने क्या किया, एन को 2 माना, मैंने किसी भी कंडीशन को डिफाइन नहीं किया यहां पर, बट फिर भी इफ समबडी वांट्स टू एक्चुअली डिराइव इट उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ए पावर एन प्लस बी की पावर एन, मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले, क्या होगा a इज व्हाट 2 की पावर n की पावर क्या हो जाएगा n, और b क्या था 2 की पावर n का स्क्वायर, इसका मुझे पावर n चाहिए, लेट्स सी क्या आया 2 की पावर n इंटू एन क्या हो जाएगा, n इंटू एन इज n स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 की पावर n स्क्वायर है ही, टू दी पावर n, इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n स्क्वायर इज नथिंग बट 2 इंटू 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है, ये होल टू द पावर n हो गया। सो फर्दर सॉल्व करता हूं उसको, तो क्या मिलेगा मुझे 2 की पावर 1 है ये एक तरीके से, तो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर n, सो a की पावर m होल टू द पावर n क्या हो जाएगा 2 की पावर a की पावर mn, मतलब 2 की पावर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू आया किसका, a पावर n प्लस b होल टू द पावर n। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं निकालता हूं ac का वैल्यू, ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, ac का वैल्यू हो जाएगा a इज व्हाट 2 की पावर n, c का वैल्यू क्या है 2 की पावर n क्यूब, ठीक है। सो 2 की पावर सॉरी 2 की पावर n क्यूब है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड n प्लस n क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करता हूं 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, यस, 100% आंसर क्या हो गया बी। सो किसी भी तरीके से कर सकते थे, पुटिंग एन इक्वल टू 2, जो एक्सप्रेशन मेरा आया वो आंसर आ गया, 3 एलिमिनेट हो रहे थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था,
ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है, लेट्स सी। सो यहां पर गिवन है ये जो वैल्यू है x का, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लगाना। और अब आपको x के उन वैल्यूज की बात करनी है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स सी, दिस इज इक्वल टू 2x का जो ये है, इसका वैल्यू क्या है, x प्लस एन ऑफ ये वाला x। मुझे इसका वैल्यू तो गिवन है x प्लस, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं किससे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x से। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं, x प्लस एन एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू, ये आ गया। अब इन दोनों में अगर मैंने x कॉमन ले लिया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, 2 + n। और यहां मैंने अगर x कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + n। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x n+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब समेशन ऑफ x निकालना है मुझे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या होगी सोचो। अब मैं कुछ भी पुट करता हूं, देखो x को कोई भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि दिस डज नॉट एक्सीड x। तो अगर मैंने x की कोई भी वैल्यू पुट करी, सो वो तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ले लेगा। सो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो मैंने x को मान लो 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, कुछ भी रखो, 1.2, 1.5, वो तो 1 ही होगा। 2.7 रखा, 2 ही रखा। सो वॉट एवर वैल्यूज ऑफ x यू पुट, ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू क्या, n, कुछ भी पुट वैल्यू कर लो। और ये जो है, ये हो गया n+2 डिवाइडेड बाय n+1। कैन वी से दिस, राइट। सो यहां पर मैंने x को एक एक करके सारे नेचुरल नंबर्स दे दिए, या कोई भी वैल्यू दोगे, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू n टाइम्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो सिंपली दिखाई दे रहा है n इंटू n+1/2 मल्टीप्लाइड विथ n+2 एंड टोटल डिवाइडेड बाय n+1। सो ये n+1 कैंसिल हो गया, व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज n इंटू n+2/2। इसका मतलब जो वैल्यू मुझे चाहिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्या हो जाएगा, n इंटू n+2/2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था। ओके, सो दिस वाज समथिंग व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फैक्ट। देखो, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। क्या गिवन है, log of sin x to the base cos x plus log of cos x to the base sin x is equal to 2, right? This is given to you. अब एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं log of sin x to the base cos x प्लस, इसको रिवर्स कर देते हैं, 1/, क्या हो जाएगा ये, 1/, अगर मैं कहता तो बेस और नंबर वो चेंज हो जाता है। सो लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस कॉस एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 दे रखा है। सो लेट लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, टू द बेस कॉस एक्स, ये इसको मैंने मान लिया a। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग a + 1/a इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो लॉग कभी भी 0 का नहीं होता, हम नहीं निकालते हैं लॉग, कभी हम नेगेटिव नंबर का नहीं निकालते। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो मैं x की कोई भी वैल्यू नहीं रखूंगा, या cos x sin x इसमें नेगेटिव हो मैं यूज नहीं करूंगा, वैल्यू 0 मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। तो मेरे पास यहां पर जो आंसर होगा वो हमेशा, मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। एंड फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर a + 1/a,
a plus 1 by a for any positive real number a must be greater than equal to 2 and this is equal to 2 for a equal to 1. एक लौता पॉसिबल है a का दैट इज 1 जो इसको सेटिस्फाई करेगा. सो यहां पर इसका मतलब साफ हो गया कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए 100% a शुड बी 1. implies what? implies log of sin x to the base cos x is equal to 1. वरना सिंपल रूल देखो है ना, इसको अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग हटा करके साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फॉर श्योर. ठीक है, क्योंकि लॉग ऑफ ए टू द बेस इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स किस पर होगा? एट एक्स इक्वल टू 45 डिग्री. दैट इज व्हाट, क्या बोलता हूं मैं इसको, पाई बाई 4. और इनफैक्ट देखो ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होगा, इसमें cos पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां cos भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये वैल्यूज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर cos x नेगेटिव हो जाएगा, sin x पॉजिटिव होगा. यहां cos x पॉजिटिव है लेकिन sin नेगेटिव है, और यहां पर cos और sin दोनों नेगेटिव है. नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकता क्योंकि लॉ का फंक्शन है. इसका मतलब जब जब यहां पर वैल्यू होगा x का कोई, मतलब x का कोई भी ऐसा एंगल जो इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वही होगा. सो इस क्वाड्रेंट पे लाई करने वाला क्या, इस क्वाड्रेंट पे लाई करने वाले वो सारे वैल्यूज कैसे ले सकता हूं, वो मैं कैसे लूंगा, सिंपली एक काम करता हूं कि ये वाले क्वाड्रेंट पे लाने के लिए पहले तो कोई भी वैल्यू ले लो. 45 डिग्री ये आया जिस पर आपका कॉस और साइन दोनों बराबर है. फिर मैं घुमा करके वापस यहां लिया हो तो मतलब 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो फॉर एनी वैल्यू जो हर बार 360 डिग्री का रोटेशन लेगा, मतलब 360 डिग्री, फिर फर्दर 360 डिग्री घुमा दो 720 डिग्री, फिर तीसरी बार 360 डिग्री घुमा दो, मतलब 360 डिग्री होता क्या है, कैन वी से 2 पाई. ठीक है, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 पाई, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 पाई, ये चलता जाएगा. मतलब बेसिकली 45 डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन 360 डिग्री घुमा करके भी 45 डिग्री पे आ सकता हूं मैं. सो बेसिकली 2n पाई प्लस पाई बाई 4 अगर मैंने वैल्यू ले लिया तो हर बार मेरा वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा. सो व्हाट इज माय आंसर हियर, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n इज एन इंटीजर. दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आपको एक्चुअली बहुत कॉशियस रहना पड़ता नेगेटिव और जीरो वैल्यू को लेकर के, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसीडर व्हाट, कितनी बार घूम के आ सकता है, मतलब एक पूरा सर्कल लेके उस जगह आ सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, करना चाहिए था बिल्कुल. देखते हैं. इन अ ट्रायंगल एबीसी डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका ट्रायंगल है. ठीक है, ए बी एंड सी. नाउ क्या गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. तो ये मैंने डी ले लिया जो मिड पॉइंट है, और ये यहां पर इसको मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया. ए एम बी द एल्टीट्यूड ऑन बीसी. तो मैं यहां पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं. सो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू एम. ठीक है, और मुझे मालूम है बी डी इज इक्वल टू डी सी. ना सॉरी, बी डी इज इक्वल टू डी सी. नाउ if the length of AB, BC and CA are in the ratio 2:4:3, then the ratio of the length, क्योंकि मुझे रेशियो के ना रेशियो ही निकालना है, तो एक बात तो मैं मान लेता हूं AB इज इक्वल टू 2. ठीक है, BC इक्वल टू 4 है, तो एक काम करते हैं इसको 2 मान लेते हैं. ठीक है, और ये 3 गिवन है आपको. ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा क्योंकि D इज द मिड पॉइंट. ठीक है, अब BM और AD का निकालना, तो एक काम करते हैं मैं इसको मान लेता हूं X. तो ये कितना हो जाएगा, ये डेफिनेटली हो गया 2 माइनस एक्स. ठीक है, ये हो गया 2 माइनस एक्स. सो नाउ सबसे पहले एडी निकालते हैं. एडी इज द मीडियन टू ट्रायंगल एबीसी. सो बाय अपोलोनियस थ्योरम हमें मालूम है क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स जिससे आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो उसका सम. तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन जो है ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब एक बार बी डी स्क्वायर ले लेते हैं अपन.
ठीक है, बी डी स्क्वायर ले लिया मैंने। सो यहां से मैं देखता हूं मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर जो मुझे निकालना है। और बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा यहां पर टोटल एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, 2, 2 स्क्वायर ये आ गया, क्योंकि बी डी क्या है, 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये कितना हो गया, 4 + 9 13 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 4। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 2 AD² प्लस 8। सो यहां पर ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 13 - 8 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। हेंस एडी का वैल्यू मेरे पास आ गया √5/√2, √5/√2। अब मुझे निकालना किसको है, bm को। सो लेट्स फाइंड आउट bm कैसे निकलेगा, इसको मैं इसके कंपैरिजन में ले आता हूं। इन ट्रायंगल abm क्या मैं लिख सकता हूं, bm² इज इक्वल टू ab² माइनस am²। मतलब am² क्या हो जाएगा, ab² माइनस bm²। सो ab² माइनस bm² इज इक्वल टू, वापस इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करें अपन, ठीक है, या फिर आप चाहे तो इस ट्रायंगल, एडी नहीं निकाला अपन, ये लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, तो AC² माइनस MC², AC² माइनस MC², ये बराबर हो जाएगा किसके, ये सारे के सारे बराबर हैं AM² के। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। AB² मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर, BM² मतलब क्या हो गया, x², दिस इज इक्वल टू AC² मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर, और MC² क्या हो गया, MC² हो जाएगा, ये तो 2 था ही, और ये 2 - x, मतलब 2 + 2 - x का स्क्वायर। सो दिस इज क्या, 4 - x² इक्वल टू 9 - 4 - x का होल स्क्वायर। लेट अस सॉल्व इट, क्या आ रहा है, 4 - x² इक्वल टू 9 - 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस x², मतलब ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये -x² गेट्स कैंसिल्ड, और 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, लेट्स सी। सो 9 - 16 इज -7, -7 राइट हैंड साइड में जाके हो गया 11। सो x का वैल्यू आ गया 11/8, मतलब bm का वैल्यू आ गया 11/8। सो क्वेश्चन जो आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ bm एंड ad। सो bm रेशियो ad कितना हो जाएगा, 11/8 रेशियो √5/√2, यही हो जाएगा। मतलब आई कैन से 11:8 √5/√2, और इसको कट करता हूं तो 11:8 को √2 से कट करूंगा, 4√2 हो जाएगा, 4√2 इंटू √5 हो जाएगा 4√10। सो 11:4√10 is your answer. Option B is your correct answer. तो BM and AD का क्या हो गया, 11:4√10। Coming to the next question जो हमने छोड़ा था, now this is a question, let's see, A1 A2, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। A1 A2 A3 be three distinct real numbers in geometric progression। A1 A2 को अपन लिख लेते हैं A1R, और A3 को लिख लेते हैं अपन, चाहे तो A2R बोलो या फिर A1R², एक ही बात है, ठीक है। अब गिवन है दो इक्वेशन है, A1x² + 2A2x + A3 = 0, एंड B1x² + 2B2x + B3 = 0, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0, हैव ए कॉमन रूट। तो पहले मैं पहला इक्वेशन देखता हूं, A1x² + ट्वाइस ऑफ A2x + A3 = 0। अब यहां पर क्या होगा, A1x² + 2A2 को क्या लिख सकता हूं मैं,
A2 को लिख सकता हूं A1R, तो A1R इंटू एक्स। A3 को क्या लिख सकता हूं सिमिलरली, A1R² इज इक्वल टू 0। मैं यहां से A1 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या बचा, x² प्लस 2RX प्लस R² इक्वल टू 0। नाउ A1 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस आर। x इक्वल टू माइनस आर ही होगा फॉर श्योर। y माइनस आर, क्योंकि A1 अगर 0 हो गया तो A1 0 है, तो बाकी सारे टर्म्स भी A2 और A3 भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो A1 से मल्टीप्लाइड है। एंड A1 A2 A3 आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो A1 0 नहीं हो सकता। तो यहां से x इक्वल टू माइनस आर आ गया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे, वो क्या है, b1x² प्लस 2b2x प्लस b3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्योंकि x दोनों के लिए बराबर है, कॉमन रूट है, तो x इक्वल टू माइनस आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स सी, b1x² क्या हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2b2 माइनस आर प्लस b3 इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व इट। माइनस आर का स्क्वायर R² हो जाएगा, b1R² माइनस 2b2R प्लस b3 इक्वल टू 0। माइनस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, b1R² प्लस b3 इज इक्वल टू 2b2R। मैं काम करता हूं, R को चेंज कर देता हूं। सो R² को क्या लिख सकता हूं, b1 मल्टीप्लाइड विथ A3 बाई A1, यस और नो, इस वाले से R² को A3 बाई A1 प्लस B3 एज इट इज है, और ट्वाइस ऑफ B2 R को क्या लिख सकता हूं, R को मैं इससे A3 बाई A2 लिख लेता हूं। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि सिमेट्री आ जाए। B2 बाई A2 दिखाई दे दिया मुझे, B1 बाई A1 दिखाई दे दिया, क्या बचा, B3 बाई A3। पूरे इक्वेशन को A3 से डिवाइड कर लेते हैं, B1 इंटू A3 बाई A1, और इसको मैंने A3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लस B3 बाई A3 इक्वल टू 2B2 A3 डिवाइड बाई A2 तो था ही, और A3 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये A3 कैंसिल, इधर ये भी A3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, B1 बाई A1 प्लस B3 बाई A3 इज इक्वल टू 2B2 बाई A2। क्लियरली B1 बाई A1, B3 बाई A3, B2 बाई A2 क्या है ये डेफिनेटली बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, ये क्या बन जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आंसर इज डेफिनेटली ए। ट्रिकी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी नहीं करने लायक था, ऑब्वियसली बाद में करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following straight lines are both tangent to the circles x² plus y² minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0। अब अगर ऑप्शन देखते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 19, 4x प्लस 3y माइनस 31, ये वो लाइंस है जिनके स्लोप्स इक्वल है, और हर एक ऑप्शन बाई चांस बने हुए ही ऐसे हैं, बने हुए ही ऐसे हैं जिनके स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो जिनके स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, तो 100% क्या है, द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब अगर मैं इसको वैसे ड्रॉ करूं, तो लेट मी डू दिस फॉर यू। एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल ले लिया, ठीक है, और अब एक टेंजेंट लेते हैं। सो टेंजेंट दोनों पैरेलल है, तो एक यहां आ जाएगा मान लो, और एक यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये मान लो इसका सेंटर है सर्कल का, और यहां से यहां के लिए रेडियस लेता हूं, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड बिकॉज द टेंजेंट्स आर पैरेलल हियर, ऑपोजिट साइड्स पर है, तो डेफिनेटली दोनों तरफ डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम रहेगा। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूं। कैसा इक्वेशन बनता है ये, x² माइनस 6x को एक काम करते हैं, 2 × 3 × x, तो प्लस 3² चाहिएगा मुझे। फिर आ जाते हैं y² प्लस 4y को 2 × 2y कर देते हैं, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, 2² चाहिए,
-12 ऑलरेडी था, -3 स्क्वायर भी चाहिएगा और -2 स्क्वायर भी चाहिएगा, दिस इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल करने के लिए। तो ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर -12 और 9 और 4 सबका नेगेटिव, क्या हो जाएगा 12 9 21 एंड 4 25 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया x-3 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हो गया x-a प्लस y-b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, सेंटर इज गोइंग टू बी 3, -2। ये श्योर हो गया अपना, अपने पास सेंटर आ गया, अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द टेंजेंट आ गया। लेट द टेंजेंट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हर बार 4x प्लस 3y है ही, तो मैं काम करता हूं, इसको चेंज करता हूं, 4x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। ये c1 हो गया। और यहां वाला जो टेंजेंट है इसको मैं लिख लेता हूं 4x प्लस 3y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब perpendicular distance on a line ax plus by plus c equal to 0 from a point x1 y1 is given by what? Modulus of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एज पर द क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम पुट करते हैं इसको। a क्या है मेरा 4, x1 क्या है 3, ठीक है, b क्या है 3, y1 क्या है -2 प्लस c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका मॉडुलस किसके बराबर होना चाहिए 5 के। लेट अस फर्दर सॉल्व इट। क्या आ रहा है? सो 4 3 12, 3 - 2 6, 12 - 6 is 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस c डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो 6 प्लस c का मॉडुलस 25 है। ठीक है, तो यहां पर 6 प्लस c, क्योंकि रूट ओवर था तो √5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का आ जाएगा 5, चला गया 25। तो यहां पर क्या पॉसिबल है, या तो c प्लस 6 इक्वल टू 25 है और c प्लस 6 इक्वल टू -25 है। इंप्लाइज व्हाट? इंप्लाइज व्हाट? या तो c इक्वल टू 19 है या फिर मेरे पास वैल्यू -31 होगा। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y -31 इक्वल टू 0। आंसर डेफिनेटली क्या हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये अगर किसी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, डेफिनेटली करने लायक था। Let's see the other question. Person standing at the center of an open ground first walks 32 meters towards the east, takes a right turn and walks 16 meters, takes another right turn and walks 8 meters, and so on. How far will the person be from the original starting point after an infinite number of such steps? तो मतलब ये पहले चला इधर कितना 32, फिर राइट टर्न लिया नीचे आया कितना चला 16, फिर राइट टर्न लिया मतलब इधर चलेगा कितना चला 8, फिर राइट टर्न चला ऊपर जाएगा मतलब कितना 4, फिर राइट टर्न लिया कितना चला 2, फिर राइट टर्न लिया कितना चला 1, फिर राइट टर्न लिया कितना चला हाफ, फिर राइट टर्न लिया कितना चला 1/4, फिर चला 1/8, और ये इस तरीके से चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। अब इट इज वेरी ऑब्वियस ये जितनी बार राइट चल रहा है ये इसको स्टार्टिंग पॉइंट से उतना अवे लाता तो 32 चला, लेकिन ये वापस 8 जो पीछे आ रही है इसको इधर लाएगा, फिर ये वापस जो 2 आगे जा रही है इधर ले जाएगा। तो सारे राइट मूवमेंट का सम में से अगर लेफ्ट मूवमेंट का सम निकाल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और सारे डाउन मूवमेंट का सम माइनस सारे अप मूवमेंट का सम आपको डिस्प्लेसमेंट इन दी वर्टिकल डायरेक्शन दे देगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन द राइट एंड डिस्प्लेसमेंट इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ये होगा उसका एंड पॉइंट। ठीक है, और ये होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा
सम ऑफ ऑल राइट मूवमेंट्स 32 प्लस फिर राइट मूवमेंट्स राइट में कब गया था वो, ही इज टेकिंग 2, फिर क्या लेगा ऑब्वियसली 1/8, ये चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी, ठीक है। माइनस डिस्प्लेसमेंट इन द लेफ्ट मूवमेंट, क्या लिया था सबसे पहले 8, फिर क्या लिया हाफ, फिर इस तरीके से चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर फर्स्ट टर्म इज 32, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, कुछ भी ले लो, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/16, सो 1 माइनस 1/16 माइनस, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 8/1 माइनस 1/16, कितना आ रहा है ये 32 minus 8 is 24, 1 minus 1/16 is 15/16 implies 24 into 16/15 आ गया, 3 से exact 5 times, 3 से 8 times. So this is equal to how much, 16 into 8, 16 4 64 into 2 128/15 आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इज योर टोटल मूवमेंट इन दी राइट, मतलब ये जो आया हॉरिजॉन्टली ही मस्ट हैव मूव्ड 128/5, ठीक है, ये 5 कट गया था 5 है। अब सिमिलरली हम निकालते हैं कि वर्टिकली क्या मूवमेंट हुआ। सो वर्टिकली पहले वो चला 16 डाउनवर्ड की तरफ, फिर डाउनवर्ड की तरफ 1, ये चलेगा अप टू इंफिनिटी, और फिर अपवर्ड मूवमेंट देख लो, अपवर्ड मूवमेंट किससे स्टार्ट हुआ 4, नेक्स्ट कौन सा था 1/4, और ये भी चलेगा इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अगेन 16/1 माइनस 1/16 माइनस 4/1 माइनस 1/16, so this is going to be 12/15/16. So again this is going to be how much, ये 4 times ये 5 times 64/5, so ये वाला वैल्यू कितना आया 64/5, क्लियर। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 128/5 का स्क्वायर प्लस 64/5 का स्क्वायर रूट निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। सो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है फटाफट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है अपने को, क्या हो जाएगा ये, लेट्स सी फटाफट क्या आ रहा आंसर इसका, 128 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बाई 5 आ जाएगा नीचे, और ये 64 स्क्वायर कॉमन लेके 64 बाहर आएगा, 64 बाहर आएगा, 4 + 1 √5, मतलब ये 64 स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 बाहर रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर 64 बाहर ले लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 है, तो ये √5 अपॉन एज इट इज 5, तो मतलब बचा क्या 64/√5, आंसर इज ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 64/√5. We come to the last question here, which was left. Cos अल्फा प्लस cos बीटा आपको 1 दे रखा है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा निकालना है। सो लेट्स सी, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 1। सो अब cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और वो एज इट इज रहने दो 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 1। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा को अगर मैं उस साइड ले जाता तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाता, ठीक है, और मेरे पास ये क्या बचा 1 प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, यही बचेगा, क्योंकि एक 1 ये 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1 + 2 cos अल्फा cos बीटा बचा, तो ये एक इक्वेशन मैंने ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा।
So let maximum value of sin alpha minus sin beta be x, ठीक है, इक्वल टू x मान लेता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो भी वैल्यू आए मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता हूं। सो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 3 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू √3। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज -3, दैट्स द आंसर। इसके आगे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो ऑल 30 क्वेश्चंस ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व्ड। सो नाउ आपने देखा होगा इसमें 17 क्वेश्चंस वो थे जो मैंने आपको पहले राउंड में डेफिनेटली करने को कहा है। questions which were 18 could have been done if washed out the MCQ section of the quantitative ability of IPMAT 2023 paper. Thank you.